नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आजकल स्कैम फ्रॉड हर जगह हो रहा है। इससे आप भी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे और इसी का बाइनेंस इसी के लिए उसने अपने वेबसाइट पे एक बहुत बड़े तकरीबन 20 से 22 पेज में वो जो भी स्कैम बाइनेंस पोर्टल पे हुए, बाइनेंस एक्सचेंज पे हुए, उसके रिगार्डिंग उसने बहुत सारे डिटेल्स में बात किया है, बताया है लोगों को कि किस तरह से आपको जो भी बाइनेंस और फ्रॉड जो भी फ्रॉड और स्कैम्स से हो रहे हैं उससे किस तरह से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यही है कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो है बैंक फ्रॉड, P2P फ्रॉड, गूगल फ्रॉड, पे फ़ोन फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड अलग अलग तरीके से मैसेज भेजकर फ्रॉड किए जाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें 2 तरह के बुलेट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किया है, आपसे बताने वाला हूँ। दोस्तों, लास्ट तक देखिए वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिलेगा। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो भी और नहीं हुआ है तो भी। अगर नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, आप इससे अलर्ट हो जाएंगे। अगर मैं अकेले इंडिया में टोटल फ्रॉड की बात करूं तो दोस्तों 604 बिलियन रुपीज़ का टोटल फ्रॉड हुआ है अकेले इंडिया में, और ये रिपोर्ट जुलाई तक का ही है, 2020 जुलाई तक का है। तो देखिए कितना बड़ा फ्रॉड होता है इंडिया में। अगर टोटल 2022 की बात करूं तो ये 1000 तक भी पहुंच जाएगा, 1000 बिलियन रुपीज़ तक भी पहुंच जाएगा। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, जस्ट मैं जो भी मेरे पास नॉलेज होती है, जो रिपोर्ट्स में देखता हूँ वेबसाइट वगैरह पे, वही शेयर करता हूँ। तो जो भी डिसीजन लीजिए आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले जो भी इन्फॉर्मेटिव मैसेज है, वीडियो है, वो आपको ईजिली मिल जाएगी। अब ये स्कैमर व्हाट्सएप के ज़रिए कैसे चूना लगाते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ, जो बाइनेंस ने शेयर किया है। दोस्तों, ये स्कैमर आपको सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज करेंगे या फिर व्हाट्सएप करेंगे, और ये अपना एक आईडी प्रूफ भी जाहिर करेंगे कि हम बाइनेंस एक्सचेंज से और बाइनेंस कस्टमर केयर से हम लोग बात कर रहे हैं। आपका जो अकाउंट्स है वो हैक होने वाला है या हैक हो चुका है। आप जितनी जल्दी हो सके आप अपनी अकाउंट को सेव कीजिए और हमारे एग्जीक्यूटिव द्वारा दिए हुए निर्देश को पालन कीजिए। ये एक पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन वो ये बताएंगे कि आपका अकाउंट ऑलरेडी हैक हो चुका है। आप जो भी आपके पास कॉइन्स है, ट्रांजैक्शन डॉलर्स है, वो आप दिए हुए इस एड्रेस पे आप सेंड कीजिए। और ये जो एड्रेस है ये बाइनेंस का है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये होता है, एक मलेशिया में भी देखने को मिला था कि उन्होंने डायरेक्ट एक अकाउंट्स होल्डर जो है, जिसके पास बाइनेंस एक्सचेंज जो यूज करता है, उसके पास बहुत सारे कॉइन्स थे, बहुत सारे डॉलर्स थे, उनके पास ये जो एग्जीक्यूटिव थे, फ्रॉड एग्जीक्यूटिव, वो डायरेक्ट बाइनेंस की तरफ से बाइनेंस का एग्जीक्यूटिव बन के उसके घर पे पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद उनको अपने आईडी दिखाते हैं, बाइनेंस का लोगो दिखाते हैं। सब कुछ दिखाने के बाद इस तरह से संतुष्ट कर लेते हैं कि वो एकदम बाइनेंस की तरफ से आए हुए हैं। उनका पीसी, लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं और जितना भी फंड होता है वो अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। बाद में जाने के बाद जब इनका फ़ंड लिमिट टाइम में रिफ़ंड नहीं आया तो इन्होंने बाइनेंस को क्लेम किया कि हमारे साथ इस तरह से घटना हुई है। तो बाइनेंस ने बड़ी क्लियरली कहा कि हम इस तरह से कोई भी, हमारे एग्जीक्यूटिव कोई भी घर पे विजिट नहीं करते, ना ही आपको फ़ोन करते, ना ही कॉल करते। तो ये तो हो गया दोस्तों व्हाट्सएप का और टेक्स्ट मैसेज का। दूसरे मैं बात करूँ वेरिफिकेशन कोड का। तो दोस्तों, तो मान लीजिए कि आपने अपने मोबाइल नंबर से और आपके ईमेल आईडी से आपने बाइनेंस का ऐप आपने रजिस्टर किया हुआ है और आप उस पर लॉगिन करने जाते हैं। तो आपको लॉगिन करने के लिए भी वेरिफिकेशन कोड आता है, आपके ईमेल पे भी आता है और आपके मोबाइल नंबर पे भी आता है। तो ये दोनों कोड इनपुट करने के बाद ही आपकी जो बाइनेंस ऐप है वो ओपन होती है। यही सेम कहानी होता है दोस्तों, जब आप वेबसाइट ओपन करने के बाद उसमें भी आपको वेरीफाई करने के लिए, लॉगिन करने के लिए आपको एक कोड बाइनेंस सेंड करता है। तो आपको उसमें इनपुट करना पड़ता है। कोड डालने के बाद ही आपका लॉगिन होता है। तो कहानी दोस्तों, खेल यहीं से शुरू होती है। एक स्कैमर आपके मोबाइल में कोई भी एक फेक डेटा, कोई भी एक फेक ऐप, जैसा मार्केट में बहुत सारे ऐप है जिससे डेटा कलेक्ट होता है, तो इस तरह की डेटा वो लोग रैंडमली सेंड करते हैं ताकि वो किसी के मोबाइल में इंस्टॉल होता है। और जिसके मोबाइल में भी इंस्टॉल होता है, ये एक हिडन ऐप होता है जो सब किसी को नहीं पता चलता है। उनको ज़्यादा मालूम होता है, जो खास करके टेक्नोलॉजी और मोबाइल और नेट पे ज़्यादा वर्क करते हैं, उनको ये चीज़ें पता चल जाती है। लेकिन एक मैं बात करूँ एक आम यूजर्स की, तो एक आम यूजर्स को इस चीज़ें नहीं पता होता है कि करप्टेड यूआरएल, फिशिंग स्कैम्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है। वो बड़ी इजीली कोई भी इंस्टॉल आता है। या समझो आपने फ़ोन आपके बच्चे को दिया हुआ है, उसके सामने कोई फिशिंग स्कैम आया, कोई करप्टेड यूआरएल आया, उसने उस पर क्लिक किया और आपके मोबाइल में वो डाउनलोड हो गया और आपको कुछ पता नहीं है।
अब वो जो फाइल डाउनलोड हुआ है वो सारी मैसेज क्या करता है कि जो भी स्कैमर है उसके पास भेजता है। अब स्कैमर उसको डेली उसको अक्यूमुलेट करके उसके ऊपर वर्क करता है और उससे ये पता करता है कि आपके मोबाइल में कितने सारे ऐप इंस्टॉल है और उस ऐप इंस्टॉल पे आप कितने देर तक कितना एक दिन में कितने कौन से ऐप पे कितना वक्त गुजारते हो, यहीं से उनको डेटा मिलता है। दोस्तों जब से इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जब से आधार कार्ड आया तब से आपने देखा कि डेटा जो है वो आम हो गई। पहले डेटा इतना लोगों के पास नहीं होता, लेकिन आज अगर मैं बात करूं डेटा की तो डेटा लगभग हर किसी के पास है। हर कंपनी, चाहे जोमेटो हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, हर कोई आपका डेटा लेती है और कहीं ना कहीं से डेटा लीक होता है और यही डेटा स्कैमर्स के पास भी पहुंचता है। तो स्कैमर्स के पास दोस्तों पहुंचने के कई रास्ते हैं, कोई एक वे नहीं है और इस पर डेली इम्प्रूवमेंट ही होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे लॉ अभी नहीं है और इनको पकड़ना भी लगभग ना के बराबर है। तो इसमें जो भी स्कैमर्स हैं दोस्तों, जब भी आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के समय में आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपको एक मैसेज की जगह 2 मैसेज आता है। तो यहीं पे खेल शुरू होती है कि आपने जैसे आपको लगा कि 6 डिजिट का ये जो कोड है वो मैं इनपुट करूँगा तो मेरा लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि अगर उसने लिंक भेज दिया और आपने उस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ही आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। और अगर अकाउंट खाली नहीं हुआ तो ये तो कन्फर्म हो गया कि आपके पास किस ऐप के लिए आपने इसको लॉगिन किया है, वहाँ की उसको डिटेल्स चली जाती है। बात करूँ मैं ट्रस्ट वॉलेट की, तो ट्रस्ट वॉलेट में भी दोस्तों ऐसा ही होता है। स्कैमर आपके आईपी एड्रेस से आपके मोबाइल में घुसता है। आप जब भी ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हो आप उसके ऊपर जो भी पासवर्ड लगाते हैं वो पासवर्ड वो वहाँ से देखता है, वहाँ से उसको उसकी फीडबैक मिल जाती है। फिर वो ट्रस्ट वॉलेट वो अपने अकाउंट अपना एक अकाउंट बनाएगा, उस पर आपका ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करेगा और वो कोड दबाएगा और इससे वो खाली कर लेता है। तो दोस्तों बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती है, बहुत सारा केयरफुल रखना पड़ता है, क्योंकि आज की ज़िंदगी इतनी बिजी है कि हमारे पास वक्त नहीं होता है कि हम अपनी सावधानियों को देख सकें, ठीक से समझ सकें क्या सावधानी बरतना चाहिए। इवन हम आज देखते हैं और कल भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही जो गलतियाँ होती है, यही जो मिस्टेक होता है, इसका ही फ़ायदा जो भी स्कैमर्स हैं वो उठाते हैं और उनके तरीके भी अलग अलग होते हैं। आपके मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आते होंगे कि आपको इतनी की लॉटरी लग गई, तो ये लॉटरी नहीं होती है दोस्तों, ये स्कैमर्स का भेजा हुआ एक जाल होता है जिसमें आप फंस जाते हैं। फिर मैं अगर आगे बात करूं द QR कोड स्कैम, तो इस तरह के QR कोड स्कैम जो है इंडिया में ये आम बात है, कोई नई बात नहीं है। लाइट बिल के जैसा आपने आपके घर में लाइट बिल आप लाइट यूज करते हैं और आपके घर में लाइट बिल भरना होता है, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा कि इस कंपनी से, जो भी उस एरिया की कंपनी होगी, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो वहाँ पे महाराष्ट्र वितरण है, बिहार की बात करूँ तो बिहार का अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, अडानी का है। तो जिस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वहाँ पे काम करते हैं, उस बोर्ड के नाम से आपके पास एक लिंक भेजा जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि इस QR कोड से आपको पेमेंट करना होता है। जब भी आप उस पेमेंट को करते हो तो पता चलता है कि आप तो ठगे गए। इवन आपने पेमेंट किया 1400 रुपये का, लेकिन आपकी पूरी बैंक अकाउंट खाली हो गई। तो दोस्तों यही स्कैमर काम करता है, यही बाइनेंस भी आपको बताना चाह रहा है कि QR कोड भी बाइनेंस के तरफ से, बाइनेंस के उनके अपने एम्प्लॉय नहीं, लेकिन स्कैमर्स पूरी बजाबते बाइनेंस का एक वेबसाइट डेवलप करेंगे जो कि फेक वेबसाइट होता है। उस पर QR कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी नंबर, QR कोड, सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। जैसा बीच में अभी GetIO का हुआ था, उसमें सिर्फ उन्होंने GetIO में सिर्फ एक getio.com, ठीक है, इनका GetIO पूरा हैक हो गया था। तो ये कैसे हैक हुआ था दोस्तों, उन्होंने एक फेक वेबसाइट बनाया सेम टू सेम GetIO के नाम से, सिर्फ एक स्पेलिंग का मिस्टेक किया और मिस्टेक भी कैसा किया कि सेम जो G है, A है, A के नीचे सिर्फ टर्की वाला A लगाया था। मतलब इंडियन जो A होती है उसके नीचे कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन आप टर्की का A देखेंगे तो उसके नीचे A के नीचे एक पॉइंट लगता है। तो सिर्फ उन्होंने एक फिशिंग स्कैम किया और जितने भी GetIO के यूजर्स थे, जो भी उस वक्त उस वेबसाइट पे विजिट किया, उनके सारे डेटा उनके पास पहुंच गए। तो स्कैम करने के तरीके डिफरेंट हैं दोस्तों, इससे जितना पॉसिबल हो सके आप बचिए। मैं अगर मेरी पर्सनली मैं बात करूं तो इसमें आपको सबसे अच्छा स्टेप ये लेना चाहिए कि किसी भी तरह का अननोन मैसेज अगर आता है ना, तो आप उसको रीड भी मत कीजिए, जो आपके काम की नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पीछे बताया कि लॉगिन के टाइम आप कैसे अवॉइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो लिमिट टाइम होती है 30 सेकेंड का, 60 सेकेंड का, उसी के दरमियान आपको आपका कोड सबमिट करना होता है। तो यहाँ एक डर होती है कि अरे अगर मैं कोड जल्दी सबमिट नहीं करूँगा तो ये जो वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाएगा, वापस से मुझे करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, लॉगिन फेल हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, लॉगिन आप दोबारा कर सकते हैं। आप सब्र कीजिए, 30 सेकेंड का टाइम जाता है, आप उसको जाने दीजिए, लेकिन आप रिस्क मत लीजिए। हाँ, तीसरा स्टेप ये है दोस्तों बचने का कि अगर आप कोई भी बैंकिंग
ऐप यूज करते हैं या बाइनेंस का ऐप यूज करते हैं या गेट.io का ऐप यूज करते हैं, इवन आप क्रिप्टो मार्केट में हैं और बैंक का ऐप यूज़ करते हैं, तो आप एक ऐसा मोबाइल यूज़ कीजिए जिसमें आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बार बार नेट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सेपरेट मोबाइल रखिए जिसमें ये सारे आपके ऐप हो, जब भी आपको यूज करना हो तो आप उसमें नेट कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद आप उसको यूज कीजिए, यूज करने के बाद उसका नेट डिस्कनेक्ट कीजिए और उसको बंद करके रख दीजिए। ये एक काफ़ी सेफ तरीका है स्कैमर से बचने का। और जो रेगुलर मोबाइल जिससे कॉल आता है, कॉल रिसीव होता है, वहाँ पे आप नेट कनेक्ट करके कोई भी उसमें ऐप नहीं हो, आप उसको यूज़ कीजिए। इस तरह से दोस्तों बोलना तो थोड़ा सा आसान है लेकिन करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन दोस्तों मुश्किल नहीं है। बचने के लिए देखिए उपाय तो करना पड़ेगा। आपके पास अगर लाखों डॉलर पड़ा है, आपके पास हज़ारों डॉलर पड़ा है, इवन मैं बोलता हूँ आपके पास अगर सिर्फ $100 भी है तो भी पैसा तो आपका मेहनत की कमाई है। आप तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो पैसा आपका लॉस हो जाए, कोई स्कैमर लेकर चले जाए। अच्छा, अब थर्ड जो नेक्स्ट जो बुलेट पॉइंट्स है रोमांस स्कैम का, तो रोमांस स्कैम में बाइनेंस ये कहता है कि बाइनेंस की तरफ से आपको ऑफर्स आएंगे बाइनेंस की तरफ से, क्योंकि वो बाइनेंस की तरफ से नहीं होते, वो होते हैं फ्रॉडर की तरफ से, स्कैमर्स की तरफ से। और स्कैमर सेम टू सेम बाइनेंस का ही सारी चीज़ें यूज करते हैं, अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। उनके वेबसाइट, उनके टेक्स्ट मैसेज, उनके लोगो सारी इस तरह से शो करेंगे कि आपको लगेगा बाइनेंस, मतलब डिफरेंट होता है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि इसमें बाइनेंस का लोगो जो है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, लेकिन हम इतनी जल्दीबाजी में होते हैं ना कि थोड़ी सी जो माइनर मिस्टेक होती है हम उसको कैच नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर बाइनेंस ये कहता है कि देखिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आपके पास स्कैम हो सकता है कि बाइनेंस की तरफ से कोई कॉल आ गया, बाइनेंस के स्कैमर की तरफ से कोई कॉल आ गया, कोई मैसेज आ गया, कोई व्हाट्सअप आ गया, कोई टेक्स्ट मैसेज आ गया, कोई लिंक आ गया, कोई ऑफ़र की बात करेंगे। इवन आपको पोस्ट के द्वारा भी आपके पास इस तरह के मैसेज जा सकते हैं कि बाइनेंस आपको इस तरह से ऑफ़र दे रहा है, अगर आप इतना ट्रेडिंग करेंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा, इसके लिए आपको ये अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इस अकाउंट में सेंड करना पड़ेगा। बात करूँ दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया में जो भी यूजर्स हैं, क्रिप्टो यूजर्स हैं, मोस्टली उनके पास डायरेक्ट इंडियन करेंसी आप ट्रेडिंग तो कर नहीं सकते, तो आपको डॉलर ख़रीदना पड़ता है। तो डॉलर ख़रीदने के लिए आपके पास सिनारियो क्या है? एक ही सिनारियो है कि आप या तो इंडियन एक्सचेंज, अगर क्रिप्टो में आपको डील करना है, क्रिप्टो में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास दो सिनारियो मिलता है। एक तो ये कि आप डायरेक्ट इंडियन एक्सचेंज यूज कीजिए, वहाँ से आप डायरेक्ट आपका जो भी अमाउंट है आपके एक्सचेंज में जाएगा और एक्सचेंज से फिर डॉलर खरीद कर डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद आप उसमें ट्रेडिंग कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा सिनारियो ये है जो भी फॉरेन का या टॉप लेवल की जो एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस हो गया, गेट.io हो गया, ये सारे जो एक्सचेंज है, इस पे अगर आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आपको सबसे पहले डॉलर ख़रीदना पड़ता है। अब डॉलर ख़रीदने के लिए आपको P2P करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो P2P में भी दोस्तों बहुत बड़ा स्कैम होता है। एक स्कैम मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैं बहरहाल बच गया किसी तरह, क्योंकि मैं एक्टिव था। थोड़ा सा मैं उसके ब्रीफ बता देता हूँ ताकि आप भी फ्यूचर में अलर्ट रहिए। जब भी आप P2P करते हैं ना, मतलब आप डॉलर ख़रीदते हैं, तो सामने वाले के अकाउंट में, पे फ़ोन या गूगल पे जो भी रहेगा उसके अकाउंट में आप जो भी आप डॉलर ख़रीदना चाहते हैं उसका अमाउंट आपको भेजने के बाद ही सामने वाला रिलीज़ करता है। अब होता क्या है कि बाय द वे आपने पेमेंट यहाँ से भेज दिया और आपका पेमेंट सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ और पेमेंट अटक गया, तो वो टाइम जो पीरियड होता है 15 मिनट का, उस पीरियड में वो आपको USDT रिलीज़ नहीं करेगा। वो सीधा एक ही बात बोलेगा कि आपका पेमेंट मेरे पास आया नहीं। आप उसको स्क्रीनशॉट भी देंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट अटक जाती है और अटकने के बाद पेमेंट सामने वाले को मिलता नहीं, तो वो तो अपनी जगह सही है। लेकिन जैसे ही टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होता है, 1-2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद सामने वाले को पेमेंट मिल जाता है, तो पेमेंट मिलने के बाद वो डिनाई करना शुरू कर देता है कि उसको पेमेंट नहीं मिला है। ये एक ऑप्शन होता है P2P से फ्रॉड करने का। क्योंकि आप अपने बैंक में कभी जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे कि भाई 24 आवर्स हो गया और मैंने इस बंदे को ट्रांसफ़र किया था, ये अमाउंट उसको मिला नहीं है, तो बैंक क्या बोलेगा, आप उसका स्टेटमेंट लेकर आओ। अब उसका कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि P2P आप कर रहे हैं, वहाँ पे मोबाइल नंबर बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों ये जब भी आप कीजिए वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, और स्क्रीनशॉट रखने के बाद आप डायरेक्ट बाइनेंस को क्लेम कर सकते हैं। उनके जो आर्बिट्रेशन जो एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप जाके उनके कस्टमर केयर पे भी जाके आप क्लेम कर सकते हैं कि मैंने ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया है और उस बंदे को विदिन टाइम में नहीं मिला, लेकिन टाइम फ्रेम के बाद मिला है, लेकिन उसने USDT क्लेम अभी तक मुझे रिलीज़ नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो बाइनेंस आपकी बात सुनती है, लेकिन अगर आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं है तो बाइनेंस भी इस चीज़ को अवॉइड करती है। दूसरा मैं बता दूँ दोस्तों,
जब भी आप USDT बेचते हैं तब क्या होता है, तो USDT बेचने का टाइम क्या होता है कि आपने पेमेंट तो ले लिया और आपने उसको USDT रिलीज़ भी कर दिया। ये P2P की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाइनेंस क्या कहता है कि जब भी आप P2P करते हैं, चाहे वो खरीदने का टाइम या बेचने का टाइम, तो आपके पास स्क्रीनशॉट होना बहुत ज़रूरी है और आप उसको कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तक संभाल कर रखिए। अब सेल करने टाइम क्या होता है कि आपने USDT दे दिया, आपको पेमेंट भी आ गया। अब सामने वाली जो पार्टी है, जो स्कैमर है, जो USDT खरीद रहा है, वो क्या करेगा, दूसरे तीसरे दिन अपने अमाउंट को क्लेम करेगा और क्लेम करने के बाद बैंक में जाके ये बोलेगा कि सर ये अमाउंट मैंने बाय मिस्टेक से, बाय गलती से मैंने इस पार्टी को मैंने सेंड कर दिया है, तो इस अमाउंट को आप मुझे ट्रांसफ़र कर दिए। इसको बोलते हैं दोस्तों चार्ज बैक फॉर्म। मतलब बैंक में आप चार्ज बैक फॉर्म एक जाके भरेंगे और आप बैंक को बोलेंगे कि ये पेमेंट मैंने गलती से चला गया है, तो बैंक आपकी बात सुनती है और ये RBI के द्वारा निर्धारित राइट। बैंक ने तो दोस्तों आपको फैसिलिटी दिया है ताकि आपकी जो भी कन्वीनियंस है वो दूर सके, लेकिन इसी का फ़ायदा फ्रॉडर्स उठाते हैं और यहीं पे कहानी शुरू होती है रॉन्ग ट्रांसफ़र स्कैम की, कि जैसा आपने USDT बेच दिया, आपको पेमेंट भी आ गया, फिर वो सामने से जाके बैंक को ये क्लेम कर रहा है कि ये पैसा बाय मिस्टेक चला गया है और ये मुझे रिफ़ंड चाहिए। तो इसमें भी प्रॉब्लम परेशानी हो जाती है। इसके लिए आपको, चाहे आप सेल कर रहे हो या आप रिसीव कर रहे हो, तो भी आपको डेटा आपके पास, स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड आपके पास रखना बहुत ज़रूरी है और कुछ दिनों तक रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मुसीबत अगर आपके ऊपर आती है तो बोलकर नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। और आपके पास अगर विटनेस के तौर पे कोई प्रूफ है, स्क्रीनशॉट है, तो कोई भी आपकी बात सुनेगा, बैंक हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपकी बात सुनेगी कि आपने तो फ्रॉड नहीं किया एटलीस्ट, तो आपको इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आपने बेल घंटी नहीं बजाया तो फिर प्लीज़ घंटी बजा के रखिए ताकि आने वाले जो भी मेरे वीडियोस होंगे आपको ईजिली मिलेंगे। आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, इस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत ढूंढना पड़ता है, तब जाके ये इस तरह से वीडियो आपके सामने आती है। स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें दोस्तों खंगालनी पड़ती है ताकि एक जेन्युइन वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो आप सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना पॉसिबल हो सके इस चीज़ों से बचिए ताकि आपकी लाइफ जो है अच्छे से कटे, आप क्रिप्टो में एंजॉय करें। क्रिप्टो या P2P या बैंक ट्रांसफ़र ये कहीं से भी गलत नहीं है। बस गलत ये होता है कि कुछ लोग अपनी लालच में आकर, इससे ज़्यादा ग्रीड जो में आकर ज़्यादा लालच पैदा करते हैं और ज़्यादा कमाने की जो ख्वाहिश रखते हैं, यहीं से इस चीज़ों को गलत बना देता है और ये खास करके उन लोगों के लिए बहुत मुसीबत होती है जो आम लोग हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।